अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छुट्टी का दिन और मैं किसी जगह पर घूम रहा हूं और घूमते घूमते आज मैं आपकी जो मुलाकात में करवाने वाला हूं एक ऐसी शख्सियत से करवाने वाला हूं जो कि हिंदुस्तान में काफ़ी मशहूर हैं, हमारे बड़े भाई हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि जो लोग जामिया मिलिया इस्लामिया के इतिहास को नहीं जानते, जिन लोगों ने कभी वास्ता नहीं रखा या आजादी के आंदोलन को थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा है, वही लोग ऐसी बात कर सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया महात्मा गांधी के आह्वान पर 1920 में जब सरकारी सहायता से चलने वाले विश्वविद्यालयों का बहिष्कार करके देशी शिक्षा संस्थाएं बनाने का आह्वान महात्मा गांधी जी ने किया था, उस समय जामिया मिलिया इस्लामिया वजूद में आई थी। तो आइए मिलते हैं जनाब जावेद अली खान साहब से। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, दुबई आप तशरीफ़ लाए और हमें वक्त दे दिया। बस आप लोग जब बुलाते हैं तो फिर चाह करके भी नहीं रोक पाते। जावेद भाई मैं हर हफ्ते एक स्टोरी करता हूँ। मालूम है मुझे, देखता हूँ। अच्छा देखते हैं आप। वैसे तो मैं रेगिस्तानों में घूमता रहता हूँ, भटकता रहता हूँ। आज मैंने आपको पकड़ लिया और सोच रहा हूँ कि कुछ माजी में जाएं, क्योंकि लोगों को जो नज़र आता है वो ये कि एक आदमी जब फेमस हो जाता है, मशहूर होता है, तो सिर्फ वो एक दिखता है, लेकिन वो एक जो लंबा रास्ता उसने तय किया है, जो ज़िंदगी उसने जी है, वो शायद लोग नहीं देख पाते। तो मैं चाहता हूँ आप ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी का जो सफ़र यहाँ तक का है वो कैसा रहा और किस तरीके का रहा। देखिए, बड़ा पेचीदा सवाल है ये, क्योंकि ज़िंदगी के सफ़र को लगभग 60 साल हो चुके हैं। 31 अक्टूबर को मैं बाकायदा सीनियर सिटीज़न डिक्लेयर हो जाऊंगा, यानी 60 साल का हो जाऊंगा। तो अब 60 साल का सफ़र है जिसमें हर दिन अहम है। जो आपने बात कही कि जो लोग देखते हैं उसके पीछे का नहीं देखते, ये बात सच है कि हम लोग अगर किसी को देखते हैं तो उसकी वर्तमान स्थिति देखते हैं और वो उस स्थिति तक किस तरह से पहुंचा है, क्या क्या उसने पापड़ बेले हैं, उसकी तरफ जो है हम लोग जाना नहीं चाहते। देखिए, मैं तो अपनी मीटिंग्स में, अपने जो वर्कर्स की मीटिंग होती है मेरे पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर्स की, तो हम अब जाते हैं, दूसरी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो हमें सम्मान के साथ ऊपर बिठाया जाता है, सबसे बाद में बोलने के लिए कहा जाता है। तो मैं उसमें अपने जो हमारे साथी हैं, जो नए कारकुनान हैं पार्टी के, उन लोगों से कहता हूँ कि अगर आपने पीछे बैठना नहीं सीखा है खुशी के साथ, तो कभी मंच पर भी बैठने का हक आपको नहीं मिलेगा। जोर जबरदस्ती करके भले ही चढ़ जाइए किसी मंच पे, दाएं से बाएं से बगैर बुलाए, जी। और फिर झूठी शेखी बघारी है कि मैं मंच पे था, तो वो तो एक बात अलग है। लेकिन अगर आप किसी महफिल में आप पीछे बैठने में शर्मिंदा नहीं होते हैं, तभी एक दिन आपको आगे मंच पर बैठने का हक मिलेगा। स्टूडेंट लाइफ से मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। जो अचीव करना था या जो करना आज भी चाहते हैं, वो बड़ा एक दीर्घकालिक लक्ष्य है। वो 100-200 साल भी हासिल ना हो तो कोई ताज्जुब नहीं है। और वो दीर्घकालिक लक्ष्य ये है कि समाज के अंदर, भारतीय समाज में ख़ास तौर से, बल्कि दुनिया के ही संदर्भ में, लेकिन भारतीय समाज में ख़ास तौर से बराबरी हो। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रीएम्बल में जो उद्देश्य लिखे गए हैं, उन्हें हम सच्ची हासिल कर लें, जहाँ किसी के साथ कोई तफरीक ना हो, कोई भेदभाव ना हो, ज़ात के नाम पे, मज़हब के नाम पे, कास्ट के नाम पे, क्रीड के नाम पे। देखिए, हमारे समाज की जो बनावट है कुछ इस तरीके की है जिसमें हेरिडिटी का भी रोल होता है। हमारे यहाँ का जो सियासी निज़ाम है वो कुछ इस किस्म का हो गया है जी, जिसमें रुपए पैसे का भी एक रोल है, भूमिका है।
اور بدकिस्मती से कुछ ऐसी स्थिति भी है कि सियासत में ऊपर आने के लिए बाहुबल का, बाजुओं की ताकत का भी एक महत्व है। हालांकि ये जो तीनों चीज़ें मैंने बताई, ये डेमोक्रेटिक नज़रिए के एतबार से बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए, इन चीज़ों की भूमिका नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो है। और हमारे साथ जो विशेष बात रही वो ये कि हम इन तीनों ही चीज़ों में कहीं नहीं टिकते, क्योंकि हमारे घर में कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखने वाली कोई हस्ती नहीं है। हमारे परिवार में, हमारे पूर्वजों में कोई राजनीति में स्थान रखने वाला व्यक्ति नहीं रहा। और रुपए पैसे के मामले में भी गांव के एक साधारण परिवार से, गांव में भले ही मजबूत या बड़े कहे जाते हों, लेकिन जब शहर में आए तो पता चला कि गांव में हम कितने बड़े थे और शहर में आकर के कितने छोटे हो गए। उस चीज़ का भी एहसास है। मतलब एक सामान्य नागरिक हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, रुपए पैसे का कोई बहुत बड़ा मामला नहीं। फादर एक स्कूल टीचर थे, घर पे कुछ जगह ज़मीन ज़रूर थी, खाने के लाले नहीं थे, ये बात सच है। और नौकरी ना भी करें तो खाने का अल्लाह ताला ने इंतज़ाम हमें दे रखा है, इसके लिए हम उसका शुक्रिया अदा भी करते हैं, लेकिन वो स्थिति भी नहीं है। और बाहुबल से तो, मसल पावर से तो अपना दूर दूर तक का कोई रिश्ता नाता है ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी हम पॉलिटिक्स में सरवाइव कर पाए, सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट, डेडिकेशन, नज़रिए के तौर पे, नज़रिए के लिए, और हमारे साथियों का, हमारे दोस्तों का सहयोग। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे राजनीति में स्टूडेंट लाइफ से लेकर के और आज पार्लियामेंट के मेंबर बनने तक जिन लोगों का भी मुझे साथ मिला, वो साथ बड़े अच्छे लोगों का मिला। जैसे यूथ कॉन्फ्रेंस गुंटूर में होनी थी 1986 में, हम लोगों को एक डेलीगेशन लेकर के जाना था जी। तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जामिया कैंपस में लीडर भी थे, तो जिम्मेदारी हमारी थी जी। हम लोगों ने सब साथियों से, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक भी नहीं रखते थे, हमारे सिंपैथाइजर थे, हमारे हमदर्द थे, हम उनके काम आते थे, हमने कहा भाई हमें 5 लोगों को गुंटूर जाना है। और उस वक्त एसी का तो तसव्वुर भी नहीं था जी, रिजर्वेशन हो जाए यही बड़ी बात थी। तो 3 टियर में रिजर्वेशन करा के 5 साथियों के टिकट चाहिए और 4 दिन वहाँ रहना है, रास्ते में आने जाने का खर्चा है। ये खर्चा कुल मिला के करीब 2000 रुपए के आसपास 4-5 लोगों का बनता था। 125-150 रुपए के टिकट थे और थोड़ा थोड़ा खाने का। तो दोस्तों के साथ जिक्र हुआ और सब दोस्तों ने इकट्ठा करके हमें दे दिया। हम 5 साथियों को लेके आंध्र प्रदेश, वो सबसे लंबी यात्रा पहली बार की 85 में ट्रेन से वहाँ पहुँच गए। फिर तो पूरे देश में जहाँ भी जाते थे, जो साथी नजर पड़ गया उसी के आगे अपनी डिमांड रखी और कभी मायूसी नहीं हुई, क्योंकि लोगों को ये यकीन था कि हम किसी कॉज के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने कपड़े बनाने के लिए, कपड़े तो घर वाले बना दिया करते थे, जूते भी घर वाले दे दिया करते थे। लेकिन अब ये जो इधर उधर का, जैसे आप आज सैर सपाटा भी कह सकते हैं पॉलिटिकल जो सैर सपाटा हम करते थे, वो करने के लिए घर वालों पर जोर डालना ना तो हम मुनासिब समझते थे। हम ये समझते थे कि जिनके लिए हम काम करते हैं, कम से कम उनको तो ये अपनी जिम्मेदारी, तो हमारे सब साथियों को इस जिम्मेदारी का एहसास था। वो अपने इस काम में पूरी मुस्तैदी के साथ हमें सहयोग करते हो, बरसों बरस किया। जावेद भाई, वो जो सिंपलिसिटी आपने शुरू से अपनाई थी वो आज भी कायम है, जो कि नज़र आती है आपके बोलने से लेके आपके रहने सहने तक। कोई ऐसा काम जो लोगों के लिए मशअल राह हो, इंस्पिरेशन हो, जो बाज़ाहिर में लगता हो बहुत छोटा सा काम है, लेकिन वो उस वक्त उस काम को करके आपको बड़ा सुकून महसूस हुआ और उस काम की वजह से आपकी कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हुई। लोगों को पता चलना चाहिए कि इस चेहरे के पीछे मेहनत कितनी थी। एक बार थोड़ा सा हम बहुत तंग हालत महसूस कर रहे थे जी, क्या करें, कैसे आगे मतलब सरवाइव करना है। बच्चे भी हैं, शादी भी हो गई, बेगम टीचर हैं, अपनी कोई आमदनी का सीधे जरिया है नहीं। तो मैं खड़ा हुआ था और सोच ही रहा था क्या किया जाए। मतलब थोड़ा झुंझलाहट आप कह सकते हैं उसे, या तो मेरे एक दोस्त आए, उन्होंने कहा कि यार मुझे ट्रांसलेशन करवाना है टेली फिल्म्स का, अच्छा, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का, और मेडिकल साइंस की फिल्म है, कौन सी लैंग्वेज में करवाना? बोले इंग्लिश टू हिंदी है, कोई बढ़िया सा ट्रांसलेटर
मुझे बताओ। तो मैंने कहा यार ऐसा है, तुम जानते हो हिंदी तो मैं जानते ही, हाँ हिंदी तो आप, लेकिन यार वो मेडिकल का है। तो मैं 12वीं तक बायोलॉजी भी पढ़ा हूँ और इंजीनियरिंग भी मैंने की है। तो मैं करूँ ट्राई। तो उन्होंने कहा इसमें क्या, तुम रुको यहीं। बटला हाउस में हम खड़े थे चौक पर स्कूटर से, वो गए और 5-7-10 मिनट में आए और उन्होंने मुझे कोई 40-50 पेज का एक स्क्रिप्ट दिया। बोले इसके यार 2 पन्ने करके दिखाओ पहले, फिर मैं वहाँ भेजूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं रात को आया, मैंने बहुत दिनों से जो डिक्शनरीज मेरी पुरानी पढ़ाई के ज़माने की मेरी और वालिद साहब की जो मचान पे रखी धूल खा रही थी, उन्हें झाड़ झाड़ के रात में ही निकाला। और रात को बैठ के मैंने उसके पहले 2 पेज ट्रांसलेट करे और उन्हें साफ साफ लिख के उन्हें दिया। उन्होंने कहा इसे टाइप करवा लो। फिर वो और मैं अगले दिन उसे टाइप करवाने के लिए वहीं एक दुकान पे गए, उसने टाइप किया, टाइप करके वो दिया। तो उन्होंने अपने उस ऑफिस में भेजा। वो जर्मन फिल्म की कोई कंपनी जिसका नाम टेली करके कुछ था, और वो मेडिकल साइंस पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाती थी, जीन्स के काम पे बनाती थी। तो उन्होंने अपने किसी वहाँ उसको उसके लिए भेजा कि साहब ये ट्रांसलेशन का सैंपल है। तो वहाँ से उस पर लिख के आया वेरी गुड ट्रांसलेशन। अरे वाह, अरे वाह। तो उस जमाने में वो 50 रुपए पेज के हिसाब से पेमेंट हमें करते थे, चेक देते थे। अकाउंट भी मैंने जीवन में पहली बार खोला अरे वाह, जामिया कोऑपरेटिव बैंक में। जब उन्होंने मुझे, तो वो मुझे फिर जल्दी करने लगे यार 15 दिन में नहीं 7 दिन में। तो मैंने भाई मशीन से नहीं है ये। जब गूगल भी नहीं चला था जो गूगल में डाल के देख लेता इतना जल्दी है, तभी इतना आम नहीं था गूगल, या ट्रांसलेशन का ऐप भी नहीं। जब ऐप का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, इंटरनेट तो हालांकि आ गया था। तो मैं तो ये कहता हूँ कि फिर मैं रात को बैठ करके दिन भर, मतलब रात को मैं ट्रांसलेशन करता था और सुबह को हमारी बेगम स्कूल चली जाती थी, बच्चे स्कूल चले जाते, जब मैं सो जाता था। फिर हम दोपहर के बाद से उठते थे जब बच्चे आने लगते थे, फिर खाना पीना खाया और रात को बच्चे सोने उठ गए और मैं जो है ट्रांसलेशन ले करके ट्रांसलेशन में, तो मैं रात में जो है 8 पेज 10 पेज करता था, क्योंकि वो जिम्मेदारी का काम था और एक एक वर्ड का जो था टेक्निकल वो करना होता था। तो उनके बहुत सारे एपिसोड मैंने 7-8 महीने वो काम उनका मैंने किया। तो मुझे उस वक्त में अच्छा खासा एक सपोर्ट मिला। तो मैंने ये एक एग्जाम्पल आपको दिया कि जब भी मुझे कुछ ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह ताला ने ऐसे इंतज़ामात किए कि मतलब गैब से जो मदद होती है वो मेरी हुई है, आज तक आज लाया है। जी जावेद भाई, एक और सवाल आखिरी तकरीबन, क्योंकि ये तो आप तो बोलते रहेंगे, हम तो सुनते रहेंगे। 8 एपिसोड तो मैं इसके ऐसे ही बना दूंगा। मुझे ये जानना था कि जो पार्लियामेंट में आप बोलते हैं, जब आप बोलते हैं तो लोग सुनते हैं उसे? अल्लाह का शुक्र है। ये जो 3 मिनट की स्पीच होती है आपकी, 3 या 4 मिनट जो भी होती है, कभी 3 मिनट, ऐसा है, अलग अलग विषय होते हैं। तो ये 3 मिनट की स्पीच के पीछे कितने घंटे की मेहनत होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ बोलते हैं, आप जब बोलते हैं तो उसमें तथ्य होता है, रेफरेंसेस होते हैं। सच्ची बात ये है कि चूंकि हमने कोई दूसरा काम किया नहीं, जब पढ़ाई करते थे तो जो फॉर्मल एजुकेशन थी, जो क्लास वाली, उसमें हम कम थे, और बाहर की जो एजुकेशन थी ये, इसमें पॉलिटिकल एजुकेशन, इसमें ज़्यादा एक्टिव रहते थे। जी जी। तो एक तो शुरू से ट्रेंड उस तरीके का है अपना कि बातों को जल्दी सीख लेते हैं। जी जी जी। और अल्लाह ताला ने अपनी बात को प्रेजेंट करने का तरीका कह लीजिए, सलीका कह लीजिए, उससे भी नवाज दिया है। जी। तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन चूंकि वो मंच संसद का है, हाँ, और वहाँ कोई वेग बात, गैर ज़रूरी बात जो कहीं पुष्ट ना हो सके, ऑथेंटिकेट ना हो सके, वो कहना जो है वहाँ बहुत बुरा माना जाता है।
اس لیے تھوڑی محنت تو کرنی پڑتی ہے. جی جی. اور میرے ساتھ زبیر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں, تبھی مجھے تسلی ہوتی ہے. اچھا. میں دوسروں کے میں دیکھتا ہوں بہت سے ایم پیز ہیں جن کی ٹیمز کام کرتی ہیں, جنہیں جو ہے پورا ڈرافٹ بنا کر کے دے دیا جاتا ہے, پھر وہ اسے پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں. لیکن میں تو اگر اپنا یاترا بھتے کا بل بھی جب تک اپنے ہاتھ سے نہ بھروں, اچھا, مجھے تسلی ہوتی نہیں ہے. اسی طریقے سے بھاشن کی تیاری بھی جب کبھی کرنی پڑتی ہے, 3 منٹ تو 0 آور کا ہوتا ہے, باقی جو بلز پر ڈسکشن ہوتے ہیں تو اس میں کبھی زیادہ وقت بھی مل جاتا ہے, وہ پارٹی کی اسٹرینتھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اب زیادہ نہیں ملا کریں کیونکہ ہماری تعداد کم ہو چکی ہے پارلیمنٹ کے اندر. بہرحال تو میں پڑھتا بھی ہوں اس کو, ریفرنس اس کے باقاعدہ دیکھتا ہوں, اور میں ویکیپیڈیا پر یقین نہیں کرتا. ویکیپیڈیا پر اور واٹس ایپ پر جو سوچنائیں آتی ہیں ان پر آدھارت میں بھاشن نہیں کرتا. میں گوگل کا استعمال کرتا ہوں, لیکن ان کتابوں کو, ان اخبارات کو, ان بیانوں کو جو اوریجنل میں دیے گئے ہیں ان کو ڈھونڈ کر کے ہی کوٹ کرتا ہوں. اوکے. اس کسی گھٹنا کا ذکر کرنا ہے یا کوئی تاریخی اعتبار سے کسی بات کا ذکر کرنا ہے تو وہ جب تک کسی اوتھینٹیکیٹڈ اس کا ورژن نہ ہاتھ میں آ جائے تب تک ہم اسے کوٹ نہیں کرتے. یعنی جو ریفرنس آپ دیتے ہیں وہ موجود ہے؟ ہاں موجود ہوتا ہے, اور اس کی فوٹو کاپی بھی جیب میں رکھ کر کے کرتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی چیلنج کرے. بڑے بڑے ہیں ویسے. ہوتے ہیں, لیکن آج تک ایسا موقع آیا نہیں. اب 10 اسپیچز ہوئی پارلیمنٹ کے اندر, پکش وپکش سب نے اپریشیٹ کیا. کئی بار سبھاپتی اپ سبھاپتی کی طرف سے بھی اپریسیشن ملا, اور یوٹیوب پر دیکھنے والوں, فیس بک پر دیکھنے والوں کی طرف سے بھی بہت سارے اپریسیشن اس میں. جی جی جی. لیکن کبھی کسی نے کسی کو فیکٹ کو تتھ نہیں کیا, جو چیلنج نہیں کیا, تتھ ہم نے اس کے اندر پریزنٹ. جی جی. تو محنت تو دیکھیے خود کرنی پڑتی ہے, اور بغیر محنت کے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. آپ کو بھی کوئی اسپورٹس وغیرہ میں تھے, کچھ ریکریشنل ایکٹیویٹی میں تھے, یا صرف پولیٹکس جو تھی آپ کی؟ تھوڑا سا مطلب میں تھا تو کبھی نہیں, جو ایمانداری کی اور بے ایمانی کی بات یہ ہے کہ میں تھا بھی. اچھا. کیونکہ جامعہ جب بہت چھوٹا تھا, جی جی جی, انٹر یونیورسٹی ٹورنامنٹ ہوتے تھے, تو ہمارے اسپورٹس کے جو ہیڈ تھے سردار جی, ارے کلر صاحب, تو وہ مجھے جانتے تھے, میں تھوڑی بہت نیتا گیری کرتا تھا. اور اب تم پتہ نہیں آپ مجھے کیسا دیکھتے ہیں, تگڑا موٹا نہیں ہوں, لیکن اس وقت میں تھوڑا سا بدن میں نہیں, میں دیکھا ہے آپ کو, دیکھا تھا. ہم اسکول میں ہوا کرتے تھے جب آپ الیکشن لڑے تھے. تو میں جو تھا اس وقت دیکھنے میں بھی ٹھیک ٹھاک لگتا تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا تو باکسنگ کی ٹیم میں آ جا. اچھا. اب میرا کیا مطلب, میرے ایک دوست تھے برجیش بھاردواج, وہ باکسنگ کی ٹیم کے کیپٹن تھے. تھوڑی بہت جانتے تھے. تو وہ ہم باکسنگ کی ٹیم میں شامل ہو گئے. تو ہم نے کہا میں نا یار ہم سے کھیلنا ویلنا تو آئے گا نہیں. تو برجیش بھاردواج جی جو ہمارے دوست ہیں, آج کل جامعہ میں انجینئر ہیں, انہوں نے کہا چنتا مت کر, کھیلنے کا کوئی چکر نہیں, روزانہ 4 روپے ریفریشمنٹ کے ملیں گے. 4 روپے ریفریشمنٹ پورے سال. اور جو ہے جہاں انٹر یونیورسٹی ٹورنامنٹ ہوگا وہاں ہم لوگ جائیں گے بھی. تو روہتک میں انٹر یونیورسٹی ٹورنامنٹ ہوا, میں ظفر ٹائیگر اور برجیش بھاردواج اور ایک سرجیت سنگھ تھے اور ایک ایوب تھے. ہم 5 لوگ جو ہے ایک ٹیم بنی جامعہ سے. تو ایوب اور ظفر 2 لوگ تو لڑے, اور ہم 3 لوگ جو ہے اس میں بینچ پہ ہم بیٹھے رہے. ہم نے واک اوور دے دیا, لیکن پورے سال 4 روپے کے حساب سے ہمیں ریفریشمنٹ کے رئیس پھل والے سے کیلے اور کیلا ہم نے بھی بہت این سی سی میں کھاتے تھے. اور وہ بل جو ہے اسپورٹ آفس سے جا کے, تو یہ بے ایمانی والی بات ہے. اتنا میرا مطلب اتنی آنیسٹلی اپنی بے ایمانی کون تسلیم کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا غالباً. لیکن اسٹوڈنٹ لائف میں اس طریقے کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. دیکھیے اس کو ہم اس طریقے سے بے ایمانی نہیں کرتے. جیسے ٹیلی فون میں دھاگا باندھ کے وہ سکے میں نہیں, ایون ہاسٹل کا ٹیلی فون ہاسٹل میں لگ گیا تو لوگ کرتے تھے, تو اس کا فائدہ سبھی اٹھاتے تھے. یہ اسٹوڈنٹ لائف کا ہوتا ہے. اس وقت ہم قاعدے قانون نیم بے ایمانی اور ایمانداری اس کے چکر میں جو ہے بہت بعد میں کبھی اسے کرتے ہیں. لیکن کبھی اگر ایسے جیسے آج آپ نے پوچھ لیا
तो आज हमें लगता है कि वो पेमेंट लेगा, उसे पे भी नहीं किया जा सकता है अब। नहीं कर सकते। और खाने वाने का क्या रहता था, आप खुद कभी खाना पकाते भी थे? नहीं, देखिए ऐसा है, जब हम दिल्ली पढ़ने आए तो हमारे वालिद साहब दिल्ली का एक तारीखी स्कूल है, एंग्लो अरेबिक स्कूल, जी। उसमें अध्यापक टीचर थे। तो हम जाहिर है कि जब दिल्ली पढ़ने आए और जामिया में दाखिला हुआ तो वालिद साहब क्योंकि वहाँ रहते हैं तो वालिद साहब के साथ ही हम रहते थे, तो रहना शुरू किया। लेकिन 2 साल में ही हम कैंपस के अंदर नारे वारे लगाने का काम करने लगे। स्टूडेंट लीडर हो गए, फिर देर रात तक भी रुकना पड़ा। फिर कम से कम हॉस्टल के अंदर 4/4 कमरे ऐसे थे जो हमारे कमरे जाने लगे। अच्छा, इस कमरे में नहीं सो रहे हैं तो उस कमरे में मिल जाएंगे, उस कमरे में नहीं है तो उस कमरे में मिल जाएंगे। हालांकि हम कभी एनरोल्ड हॉस्टलर नहीं रहे। अच्छा, लेकिन हम बाकायदे शिफ्ट वहां से टीटीआई से एसआरके में हुए थे। अल्लाह। तो शुरू में जब वालिद साहब रहते थे तो वालिद साहब को जो था वो ढाबे का खाना सूट नहीं करता। जी। जो होटल का खाना होता है तो उनकी उसमें जो तेल या उस तरीके से साफ सफाई करता, तो हमारे वाले साहब पहले खुद खाना बनाते थे और रोटी एक होटल से, छोटे होटलों पर रोटी मिलती है जी, आज भी चलन है, वहां से लाके वो खाया। वो आटे की होती थी इसलिए येलो होती थी, और अब क्योंकि मैदा का इस्तेमाल हो गया है तो वो वाइट कलर होने लगा है। वो रोटी लाते, तो जब तक हम नहीं आए थे हमारे वाले साहब खुद बनाते थे। जब हम आ गए तो हमारा ये फर्ज था कि उनके कपड़े धोना अपने कपड़ों के साथ, और घर में जो खाना बनना है, सब्जी बनती थी, कभी दाल बनती थी, कभी गोश्त भी बनता था, तो वो टाइम से पहले बना देना। और जब वालिद साहब आए तो रोटी ला कर उन्होंने, तो मैं 2 साल उनके साथ रहा था, 2 साल बनाता था खाना बनाना। फिर हॉस्टल में आ गया तो हॉस्टल के तो जब कमरों पे मेरा 4/4 कमरों पे हक था, तो फिर मेस पे तो समझो मेरा पूरा ही हक था। मैं मेहमानों के मुझे सुविधाएं मिल जाती थी और कभी कोई एतराज भी नहीं करता था। और जिस साथी के साथ भी मतलब बैठ के मेस में एंटर हो गए तो वो और खुशी के साथ हमें कहता था कि नहीं आप भाई। फिर वो हॉस्टल के अंदर जो कमरे में जो खाना आता था वो भी हमें उपलब्ध होता था, वो कोई मसला नहीं था। हालांकि खाना रोटी के अलावा मैं पूरा खाना बना लेता। अब तो नहीं बनाना पड़ता। नहीं, आपने शादी के बाद तो बनाया होगा कभी न कभी? कभी ऐसा भाभी ने कहा हो कि ऐसा नहीं, ऐसी नौबत नहीं आई, क्योंकि हमारी बेगम जो है वो घर के मामले में बहुत जिम्मेदार हैं। जैसे मुझे किसी दूसरे का काम पसंद नहीं आता। अच्छा। उन्हें भी अपने अलावा किसी दूसरे का कभी ऐसा हुआ जल्दी से पसंद नहीं आता। क्या तो मान लीजिए वो नहीं है, हाँ वही, और हम आए, बच्चे हैं, हाँ बच्चे हैं, तो बच्चों को तो बच्चे जो वक्त कितना खाते हैं, जब बच्चे छोटे, अंडा उबाल दिया तो बच्चों का काम चल गया, जी। चावल उबाल दिए तो बच्चों का काम चल गया, तो कभी कभार वो भी कर देते थे। उस बात से कोई ऐसा मतलब वो नहीं, प्रेस्टीज इशू नहीं था कि आप बिल्कुल टच नहीं कर सकते, या जैसे वो खाना बना रही है तो सलाद हमने काट लिया, या वो खाना बना रही है तो मतलब दस्तरखान हमने लगा दिया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए और होगी भी नहीं। और जब हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो वो देहाती जो हमारा रहने सहन का अंदाज है और शहर का जो रहने सहने का अंदाज होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बिल्कुल। और जब घर में वर्किंग हो दोनों, और मेरे यहाँ तो मसला ये था कि वही अकेली वर्किंग थी। हाँ, मैं इसलिए मैंने ये सवाल आपसे उठाया था कि वही अकेली वर्किंग थी। मैं वर्किंग नहीं था, लेकिन मैं बिजी था। मैं वर्किंग था, लेकिन पेड वर्किंग उसमें नहीं था। यानी कि काम तो मैं करता था। पॉलिटिक्स में ये जो रास्ता आपने अपनाया बहुत ही मेहनत वाला, और उसमें अब जाके लगता है लोगों को एक टर्म के लिए आप आए, फिर दूसरी टर्म के लिए आप आए। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जो चीज़ें आज राजनीति में ज़रूरी हो गई हैं या ज़रूरी दिखती हैं, फैमिली बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, फैमिली की धनबल, बाहुबल, मेरा दूर दूर तक कोई रास्ते से वास्ता नहीं रहा। तो मेरे पास सिर्फ एक डेडिकेटेड समर्पित पॉलिटिकल वर्कर बनने के अलावा कोई विकल्प था ही नहीं। ऐसा वर्ल्ड का और हिंदुस्तान का कोई एक पॉलिटिशियन या नंबर ऑफ पॉलिटिशियन जिसने आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया हो, कोई नाम? देखिए, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ इस मामले में भी कि राजनीति में मेरा
अच्छे लोगों के साथ ताल्लुक़ रहा और मुझे प्यार मिला। मैं शुरू में वामपंथी राजनीति में था, छात्र युवा जीवन में जी जी जी। लेफ्ट पार्टीज में CPI से मेरा ताल्लुक़ था। तो मुझे बहुत जल्दी ही CPI की नेशनल लीडरशिप, चाहे वो कॉमरेड C राजेश्वर राव थे, इंद्रजीत गुप्ता साहब थे, बाद में AB वर्धन साहब हुए, मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानने पहचानने और पसंद भी करते थे और मुझे कोऑपरेट भी करते थे, मुझे पार्टी के अंदर प्रमोट भी करते थे। फिर जब परिस्थितियां कुछ बदली और किन्हीं वजहों से हमें पार्टी चेंज करनी पड़ी, तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन की 94 में। और पार्टी में आने के बाद कुछ ही महीनों के अंदर हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी, वो हमें नाम से और हमारे बोलने के तरीके को अप्रिशिएट करने लगे, पसंद करने लगे। हमारे पार्टी के दूसरे बड़े नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, जो हमारे करम फरमा हैं, हम उनकी पसंद बन गए। अच्छा, ओके। हमारे इलाके में समाजवादी पार्टी के एक संस्थापक मेंबर हुआ करते थे, यूपी में 3 बार मिनिस्टर भी थे वो और राज्यसभा के मेंबर भी रहे, स्वर्गीय रमाशंकर कौशिक साहब। वो जितना ख्याल अपने बच्चे का रखते थे, राहुल कौशिक का, अपने घरेलू मामलों में, तो सियासी मामलों में वो हमारा रखते थे। हमें हर जगह पुश करते थे, हर जगह मंच मुहैया करवाते थे, क्योंकि वो बड़े नेता थे पार्टी के। तो वो हमें इंट्रोड्यूस भी कराते थे दूसरे लोगों से, मंच पे बुला करके भाषण भी करवाते थे हमारा। तो उनका मुझे बहुत सहयोग मिला। तो मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि जिस स्तर पर भी मैं, जिस जगह भी मैं रहा पार्टी में, इस पार्टी में या पहले वाली पार्टी में, तो मुझे पार्टी की तरफ से, पार्टी की लीडरशिप की तरफ से बहुत सहयोग मिला है। और आज हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश जी हैं। अखिलेश यादव जी हमारे नेताजी के बेटे तो हैं ही हैं, लेकिन उनके अंदर वो सब गुण हैं जो एक राजनीतिक पार्टी को चलाने के लिए किसी व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। बेहद सम्मान देते हैं। तो मैं कह सकता हूँ, कोई मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि मुझे अपनी पार्टी के अंदर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स लीडरशिप की तरफ से मिलता है और उनके सानिध्य मुझे प्राप्त है, प्रोफेसर साहब का, अखिलेश जी का। इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। कोई इंटरनेशनल पर्सनालिटी जिससे आप इम्प्रेस हुए हो कभी? देखिए, इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ तो क्योंकि हम कम्युनिस्ट पार्टी में थे। अच्छा, ओके। तो ले देर के वहीं जाएंगे आप। तो मार्क्स से भी प्रभावित थे और लेनिन से भी प्रभावित थे, लेकिन वो तो वैचारिक प्रभाव है ही है उनका। 2 बार मुझे अपने जीवन में, अच्छा, जो वाकई इंटरनेशनल पर्सनालिटीज हैं उनसे हाथ मिलाने का मौका मिला है। अच्छा। पहले तो यासर अराफात, जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, यासर अराफात साहब, वो 1982 में जून या जुलाई के शुरू में या जून में वो जामिया मिलिया इस्लामिया आए थे। अनवर जमाल किदवई साहब हमारे वाइस चांसलर हुआ करते थे उस ज़माने में। तो उन्होंने एक बहुत छोटा सा मुख्तसर सा रिसेप्शन रखा था। स्टूडेंट्स उसमें सिर्फ 7 थे, बाकी प्रोफेसर हजरात थे। तो उसमें मैं शामिल हुआ था, क्योंकि वहाँ लोग कम थे, 40, 50, 60 लोग रहे होंगे। तो उनसे हाथ मिलाने का मौका उसमें मिला था। अब जब फोटो, वीडियो ये सब कुछ होता नहीं था, कैमरा होगा, तो इतना ज़्यादा मतलब रिकॉर्ड रखने का भी वो उबैद स्टूडियो के होते थे वो। हाँ, तो अब वो पता नहीं हो रहा होगा कभी, पर लेने के पैसे हम नहीं पैसे होते थे। हाँ, वही मैं कहना था, हम पे लेने के पैसे नहीं होते थे, वो लेने के पैसे भी नहीं होते थे। और दूसरा, मैं 1983 में जब नेम की सबमिट हुई, तो फिडेल कास्ट्रो साहब से मुझे हाथ मिलाने का मौका मिला था एक रिसेप्शन में, जो वहाँ दिया था। तो कम्युनिस्ट पार्टी के, कहाँ पर? इंडिया में ही? इंडिया में ही था जी। कोई होटल था, मुझे याद नहीं, ताज था जब, या मोरिया था, मुझे था, उसके बेसमेंट में एक प्रोग्राम था। तो उसमें बड़े पॉलिटिकल लीडर्स इंडियंस के साथ बुलाए, जो क्यूबन फ्रेंडशिप सोसाइटी करके कुछ था, वो बुलाई थी। तो उनसे उस रिसेप्शन में हम भी, क्योंकि हम स्टूडेंट फेडरेशन के नेता थे, तो हमें मौका मिल गया था, तो हम भी, कार्ड आ गया था, तो हम SFI
AISF ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, तो हम उसमें शामिल हुए। तो वहाँ एक उनसे हाथ मिलाने का मौका था। और फिर बाद में जब उनकी डेथ हुई तो मैं MP बन चुका था, तो भारत सरकार का जो डेलीगेशन गया उसमें भी मुझे चयनित किया गया था। अच्छा। और मैं फिडेल कास्ट्रो की जो फ्यूनरल में अंतिम संस्कार होगा फ्यूनरल में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गृह मंत्री के साथ मैं उसमें भी मुझे शामिल होने का मौका था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 2 इंटरनेशनल फिगर्स ऐसी थी जिन्होंने मुझे ही नहीं दुनिया भर के युवा नेताओं को एक दौर में प्रभावित किया। यासर अराफात साहब ने भी किया और फिडेल कास्ट्रो साहब ने भी किया। और ये रेवोल्यूशनरी स्पिरिट रखने वाले या चेंज के प्रति समर्पित होकर के राजनीति करने वाले लोगों को ये प्रभावित करते रहे। इनका भी असर हमारे जीवन पर पड़ा है और इनके जो त्याग रहे हैं उन त्यागों से भी हमें प्रेरणा मिलती है। आप दुबई आते हैं, मोहब्बत है आपकी, आ जाते हैं आप। दूसरी बारी तो आए नहीं, 2 बार भी बहुत है, लोग तो नहीं आ पाते, लेकिन अच्छा लगता है आपको यहाँ के? अच्छा क्या, आप लोग जामिया, मुझे हर वो जगह अच्छी लगती है जहाँ जामिया के 10-5 लोग मुझे मिल जाए। बस गांव हो, शहर हो, इंडिया हो, अब्रॉड हो, कहीं भी हो। इवन पार्लियामेंट के अंदर भी जामिया के पढ़े हुए बहुत से बच्चे अच्छा काम करते हैं। बच्चे नहीं है, अब तो खैर वो उम्र दराज हो गए हैं। तो वो कोई आके मुझे मिलता है कि भाई मैं जामिया का हूँ। अरे बोले कब कौन से सन में किया, कोई बताता मैं 91 में किया, कोई बताता 92 में किया। और बाहर जो गेट पे पार्लियामेंट के बहुत सारे कैमरे वाले रहते हैं जी, तो उनमें बहुत सारे जामिया के मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया, जर्नलिज्म के कोर्स किए हुए उनमें बहुत लोग मिलते हैं। तो मुझे तो हर वो जगह अच्छी लगती है जुबैर साहब जहाँ जामिया का नाम सामने आ जाता है और जामिया के लोग, चाहे वो मेरे टाइम के पढ़े हुए हों, मुझसे पहले के हों, मुझसे बाद के हों, अगर वो मिल जाते हैं कि जामिया लोग मिल जाएंगे तो वो जगह मुझे अच्छी लगती है। और दुबई में तो आप लोग इतने हैं माशाल्लाह के, हकीकत तो ये है कि अगर लगता ही नहीं कि स्टोर से बाहर आए हुए। हकीकत ये है कि जामिया ने ही हमें एक पहचान बख्शी है, और अगर जामिया ना होती तो शायद हमारा तस्वुर इस तरीके से नहीं होता जो जैसा आज है। ये दर्जगाह से मोहब्बत है, और ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा तो हम लोग नहीं कुछ कर सकते क्योंकि जामिया इतनी बड़ी है कि हम उसे हमारी ज़रूरत ऐसे नहीं है। नहीं, जामिया को हम कुछ दे नहीं सकते। अच्छा, जिससे हमने लिया है तो हम उसे देने का भी अगर कुछ सोचे तो हम क्या कर सकते? जी नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम हम जामिया के नाम को बचाए रखें, जामिया के नाम को अपने आमालों से, अपने एक्टिविटीज से और ज़्यादा रोशन करें। उस पर कोई धब्बा ना आने दें, उस पर कोई दाग ना आने दें, उसे कहीं बदनाम होना होने दें। जी यही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। बाकी तो जामिया एक ऐसी शय है या हस्ती है या जो भी आप उसे कहिए, वो तो हमेशा के लिए। हम तो यही दुआ करेंगे जावेद भाई, आपका ये टर्म पिछले टर्म से ज़्यादा सक्सेसफुल हो और इसके आने वाले बाद के टर्म में भी आपको रखा जाए ताकि आप बहुत सारे हिंदुस्तानियों को प्रभावित या इम्प्रेस कर सकें, उनके लिए मशाल राह, इंस्पिरेशन हो। क्योंकि ईमानदारी की ज़रूरत है हमारे मुल्क को, हर तरीके की ईमानदारी। ऐसा नहीं कि ईमानदार लोग नहीं हैं, लेकिन ऐसे ईमानदार जिनकी पूरी ज़िंदगी ईमानदारी पे गुजरी हो, उन्हीं ने मुंह से बोला ना हो, करके दिखाया हो, ऐसे लोग अगर आते हैं तो नौजवानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए, बहुत अच्छा, आपकी ख्वाहिशात के लिए शुक्रिया। और अल्लाह ताला हमें ऐसे ही रास्ते पर रखे कि जब जीवन के 60 साल गुजर गए ईमानदारी के साथ, तो बाकी शेष जीवन भी गुजर जाए ईमानदारी के साथ और कमिटमेंट के साथ गुजरे। बस ये। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।